हेलो एवरीवन, आप सभी का सीआई के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। 2015 से लेकर 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में जितनी भी पॉलिटी की क्वेश्चंस आई हैं उसको चैप्टर वाइज क्लासिफाई करके इस वीडियो में मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बेसिकली आपको मालूम है कि पॉलिटी का जो हमारा पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे कितनी क्वेश्चंस आई हैं उसको लेकर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। इसके बाद हर चैप्टर का, यानी पॉलिटी के जितनी भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर से कितनी क्वेश्चंस आ चुके हैं, कौन कौन क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले 10 सालों में, उसको आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। हमारा पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखोगे 2024 में, यानी 2024 के प्रीलिम्स में जो ये क्वेश्चन आया है 1935 एक्ट से लेकर आया है, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। राइट, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि 1935 एक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या था बच्चों? विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2024 में आई हुई ये क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ये पहला हमारा क्वेश्चन है। दूसरा कहता है डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। अब ये हमें देखना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत है। यहां पर बोल रहा है कि आप इसमें से सही स्टेटमेंट का चुनाव करें। हमारे पास चार ऑप्शन है ना, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। आई मीन चारों में से हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बच्चों, आप सभी को मालूम होगा कि 1935 एक्ट की जब हम बात करते हैं, 1935 एक्ट को 24 जुलाई यानी 24 जुलाई है ना, 1935 को ब्रिटिश पार्लियामेंट से रॉयल एसेंट मिला था। रॉयल एसेंट मिला था, आप सभी को मालूम है। 1935 के एक्ट की अगर मैं बात करूं, ज्यादा दिन तक ये नहीं रहा था। 1 अप्रैल 1937 को इसको जो है लागू किया गया था देश में, है ना। 1 अप्रैल 1937 को इंडिया में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, है ना। इंडिया में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट ये एक्ट माना जाता था इंडिया में। जब से 1773 से जितनी भी एक्ट आई हैं, 1935 को उन सभी एक्ट के मुकाबले सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट एक्ट माना जाता है। अब अगर मैं इस एक्ट की बात करूं पर्टिकुलरली, तो जब ये एक्ट लाया गया था उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे उनका नाम था स्टैनले बाल्डविन। क्या नाम था? स्टैनले बाल्डविन नाम था ब्रिटेन के पीएम का, बाल्डविन नाम था। जब ये एक्ट भारत में लाया गया, है ना, उस दौरान भारत के जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, है ना, उनका नाम जो था लॉर्ड विलिंगडन था। क्या था उनका नाम? लॉर्ड विलिंगडन, राइट। और उस दौरान जो सेक्रेटरी फॉर स्टेट थे इंडिया के, उनका नाम था लॉरेंस डंडास। सो जब ये एक्ट लाया गया था तो इसमें ये गोल रखा गया था कि जितने भी भारत के प्रिंसली स्टेट्स हैं, है ना, जो 100 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स हैं और जो भी ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, वैसी प्रोविंसेस जो ब्रिटेन के कंट्रोल में थी, इन सभी को मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। इस एक्ट में एक ऐसी प्रोविजन डाली गई थी। ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब कि इंडिया में अलग अलग एम्पायर हैं, राइट, सब अपना इंडिपेंडेंटली जो है अपने पावर को एंजॉय कर रहा है। तो यहां पर अगर ऑल इंडिया फेडरेशन लाया गया है और अगर इसमें से जितने भी एम्पायर हैं, इवन ब्रिटिश प्रोविंसेस पे, मान लो फॉर एग्जांपल जितने ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, सबको मिलाकर अगर 100 में से, फॉर एग्जांपल 100% में से एटलीस्ट 50% लोगों ने भी ऑल इंडिया फेडरेशन को सपोर्ट कर दिया तो ऑल इंडिया फेडरेशन को लागू कर दिया जाएगा और 1935 के इस एक्ट के आधार पर यह मान लिया जाएगा कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ऐसा उस समय डिसाइड किया गया था। हालांकि ऑल इंडिया फेडरेशन का वो जो ड्रीम था जिसमें 50% मेंबर्स को सपोर्ट करना था, जो प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस को मिलाकर हम कह सकते हैं, उन लोगों में से 50% भी वोटिंग नहीं मिली थी ऑल इंडिया फेडरेशन को, जो 1935 एक्ट का एक प्रोविजन था। और इस कारण से ऑल इंडिया फेडरेशन के उस ड्रीम को वहीं पे खत्म कर दिया गया क्योंकि उसको सपोर्ट ही नहीं मिला, है ना। तो इतना तो हमें मालूम है कि ऑल इंडिया फेडरेशन को 1935 एक्ट के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूं कि ये जो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, इतना तो क्लियर है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। हां, ऐसी सही बात है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1935 में, है ना, पहले क्या था कि 1919 में जो डायरकी था, डायरकी का मतलब होता है द्वैध शासन, राइट। तो 1919 के एक्ट के दौरान जो प्रोविंसेस थे ब्रिटेन की, उन प्रोविंसेस को क्या प्रोवाइड किया गया था? उन प्रोविंसेस को डायरकी प्रोवाइड किया गया था, यानी प्रोविंसेस यानी प्रोविंशियल जो लिस्ट था, है ना, जो सब्जेक्ट था जिस पे प्रोविंसेस अपनी कानून बनाती थी,
उन लिस्ट को, जिसे आप स्टेट लिस्ट भी कह सकते हैं, प्रोविंशियल लिस्ट, तो प्रोविंशियल लिस्ट को दो भागों में बांट दिया गया था। एक था रिजर्व लिस्ट, एक था ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में जो प्रोविंस के जो गवर्नर होते थे, गवर्नर के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो लोग होते थे, ये मिल करके जिन क्षेत्रों में कानून बना सकते थे उन क्षेत्रों को रिजर्व लिस्ट कहते थे। यानी जो भी चीजें सब्जेक्ट रिजर्व लिस्ट में दी हुई थी उस पर सिर्फ जो है प्रोविंशियल गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ही मिलकर कानून बना सकते थे। लेकिन आपको याद होगा, पहले भी जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 1919 से पहले ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ इंडियन मेंबर्स को भी अलाउ किया गया था। तो इन इंडियन मेंबर को भी अपने क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार था। तो सिर्फ इंडियन मेंबर्स रिजर्व नहीं बल्कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट दी हुई थी, इसमें दी हुई सब्जेक्ट्स पे वो कानून बना सकती थी। इस पर ब्रिटिशर्स का कोई इंटरफेरेंस अलाउड नहीं था। तो यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में जितने भी एरियाज हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका था? इंडियन मेंबर्स का था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। वहीं पर रिजर्व लिस्ट में किसका पावर था बनाने का? वो गवर्नर का था और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के लोगों का था। तो इस प्रकार ये दो प्रकार का आपको दिख रहा होगा यहां पे एरिया। यही दो जो कि रिजर्व लिस्ट के क्षेत्रों पे कोई और कानून बना रहा है, ट्रांसफर पे कोई और बना रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डायरकी इसको कहते हैं, राइट, द्वैध शासन कहते हैं। 1935 एक्ट के माध्यम से आधार पर इस पर्टिकुलर फीचर को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से समाप्त करके इसको सेंटर में ला दिया गया था। यानी अब जो सेंट्रल लिस्ट था, यूनियन लिस्ट तो था, जिसे आप फेडरल लिस्ट कहते हैं, ये अब दो भागों में बंट चुका था। ये अब दो भागों में बंट चुका था। एक भाग जो था प्यारे बच्चों, एक भाग जो था उसका नाम था रिजर्व लिस्ट, ये सेंटर में है, और दूसरे का नाम था ट्रांसफर्ड लिस्ट। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, दूसरे का क्या नाम था? ट्रांसफर्ड लिस्ट नाम था। अब आपको यहां पर यह भी आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आपको इस 1935 एक्ट के माध्यम से जितनी भी पावर थी, पावर को भी तीन भागों में बांटा गया था। एक था फेडरल लिस्ट, जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो है देश का वाइसरॉय कानून बना सकता था, है ना, जो फेडरल लेजिस्लेचर है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती थी। एक था प्रोविंशियल जो है आपका, आप कह सकते हैं एक तरीके से लिस्ट, जिस पर जो है प्रोविंसेस कानून बना सकती थी। और एक जो था वो था कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें प्रोविंसेस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी अगर सिंपल भाषा में कहें तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर कानून बना सकते थे। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि इसी फेडरल लिस्ट में अगर मैं बात करूं, जिसमें मैंने भाई बताया ना कि भाई उस समय 1935 में तीन पावर को तीन भागों में बांटा गया था, देश की पावर को सरकारों के हिसाब से। तो जो पहला पावर था फेडरल लिस्ट, जो कि सेंटर को हम लोग कहते थे, यानी फेडरल लेजिस्लेचर जिन मुद्दों को लेकर कानून बना सकता था वो मुद्दे फेडरल लिस्ट के अंतर्गत आते थे। तो फेडरल लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट थे उस पर सेंट्रल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ही कानून बना सकती थी। इसमें भी दो भाग था, एक था रिजर्व लिस्ट और एक था ट्रांसफर्ड लिस्ट, है ना। रिजर्व लिस्ट में जनरली कौन कौन मुद्दे होते थे? तो जैसे होता था आपका रिलीजियस अफेयर्स, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह होता था। वहीं अगर हम बात करें ट्रांसफर्ड में, तो ट्रांसफर्ड में बेसिकली बहुत इजी जैसे एजुकेशन जैसे मुद्दों को डाला गया था। लेकिन यहां पर स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स को फेडरल लेजिस्लेचर में डाला गया था? तो हाँ, ये बोल रहा है कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। ये स्टेटमेंट सही है बच्चों। तो इस प्रकार हमारा दोनों स्टेटमेंट सही हुआ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप देखोगे ना, फेडरल लेजिस्लेचर के अंतर्गत रिजर्व लिस्ट में डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर को डाला गया था और रिजर्व लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था, ठीक है ना। तो यहां पर अगर सिर्फ लिखा होता है कि रिजर्व लिस्ट है कि अंतर्गत आता है डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर तो भी सही होता, फेडरल लेजिस्लेचर है तो भी सही है। लेकिन यहीं पे अगर ट्रांसफर्ड लिख देता तो गलत हो जाता, क्योंकि फेडरल लेजिस्लेचर के अंतर्गत जो हमारा फेडरल लिस्ट है, फेडरल लिस्ट के अंतर्गत रिजर्व और ट्रांसफर्ड में अगर हम बात करें तो यहां पर रिजर्व में डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स को डाला गया है, ट्रांसफर्ड में नहीं डाला गया है। अच्छा, ये दोनों जो है रिजर्व रिजर्व लिस्ट और जो ट्रांसफर्ड लिस्ट जो है, ये दोनों ही फेडरल लिस्ट के हिस्से हैं। तो इस प्रकार कानून बनाने का अधिकार तो फेडरल लेजिस्लेचर को ही होगा। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर सी होगा। लेकिन आपको पहले बता दूं कि फेडरल लिस्ट में दो हिस्से हैं, है ना, एक है रिजर्व, ट्रांसफर्ड है। रिजर्व वाले जो मुद्दे थे उस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था, और फेडरल लेजिस्लेचर को जो कानून बनाने का अधिकार था, है ना, वो था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे। ये याद रखिएगा, फेडरल लेजिस्लेचर और गवर्नर जनरल की ऑफिस अलग थी, इतना हमें याद रखना है। लेकिन ये दोनों ही जो है सब्जेक्ट्स फेडरल लिस्ट के अंतर्गत आते थे, ये हमें याद रखना है। और फेडरल लिस्ट में भी किसके अंतर्गत आता था? रिजर्व लिस्ट के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन जो आया था, है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 2023 में एक क्वेश्चन आया था। इसमें पूछा गया था, बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थी। और ये क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था कि भाई इनमें से कौन से एक्ट के माध्यम से
जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था, जो पोस्ट था, उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट कर दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद कर दिया गया। तो ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना, 1773। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और तीसरा है आपका चार्टर एक्ट 1793 और द चार्टर एक्ट ऑफ द 1833। देखिए ये वाला आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1833 जो एक्ट आपको यहां पर दिख रहा है, इसके माध्यम से आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं कि उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे, जब ये एक्ट लाया गया था, जब इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे उनका नाम था चार्ल्स ग्रे। क्या नाम था ब्रिटेन के पीएम का? चार्ल्स ग्रे, है ना। तो पीएम जो थे ब्रिटेन के, उनका नाम था चार्ल्स ग्रे। और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि जब ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब लाया गया था, तो लाने के बाद इसको जो रॉयल एसेंट मिला था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, वो मिला था 28 अगस्त 1833 को मिला था। इस एक्ट को हम लोग सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि अटलांटिक के साउथ में एक आइलैंड है सेंट हेलेना, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी की कंट्रोल थी। तो ब्रिटिशर्स को जो विलियम पिट, माफ कीजिएगा विलियम पिट में कह रहा हूं, चार्ल्स ग्रे को जब ये मालूम चला, जो ब्रिटेन के पीएम थे, कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज को कर रही है सेंट हेलेना पे फ्रेंच के साथ मिलकर, और फ्रेंच के साथ अच्छी खासी दुश्मनी थी किनकी? ब्रिटिशर्स की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से वो आइलैंड को कैप्चर करने के लिए भी इस एक्ट को लाया गया था। इसमें प्रोविजन दिया गया था कि हम लोग इस प्रोविजन के माध्यम से सेंट हेलेना एक्ट को अपने कैप्चर में ले लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे। ब्रिटेन गवर्नमेंट की वो टेरिटरी मानी जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी अब से नहीं मानी जाएगी। तो 1833 के एक्ट में यह प्रोविजन भी डाला गया था कि हम लोग सेंट हेलेना एक्ट को कैप्चर करने वाले हैं। तो इसीलिए इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। सेंट हेलेना आइलैंड के कैप्चर करने के लिए भी इस एक्ट को लाया गया था, जो कि अटलांटिक में थी। जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट हेलेना, जो आपका आइलैंड था साउथ अटलांटिक में, उसको अपने कैप्चर में ले लिया था। ये जब एक्ट आया था, तो इसके बाद आने के बाद जो पहले भारत के जो गवर्नर जनरल बने, उनका नाम था विलियम वेंटिक। क्या नाम था बच्चों? विलियम वेंटिक। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है। विलियम वेंटिक क्या बने, है ना, देश के ब्रिटेन के जो है, माफ कीजिएगा, देश के गवर्नर जनरल बने 1833 में। ये हमें याद रखना है। और इसका जो मेन उद्देश्य था इस एक्ट का लाने का, एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि भारत में जो भी यूरोपियंस आकर 1813 के दौरान सेटल हो चुके हैं, तो उनके पास कुछ लिमिटेशंस होता था कि कुछ ही यूरोपियन आएंगे तो लाइसेंस लेकर आएंगे, और अगर भारत में आ रहे हैं तो उनके पास पास होना चाहिए, हर जगह पर घूम नहीं सकते हैं यूरोपियंस। 1833 की इस एक्ट के माध्यम से जितने भी यूरोपियन जो भारत में आ चुके थे 1833 के पहले, इन सभी को फ्रीली कहीं पे वॉक करने को लेकर अलाउ किया गया था इस एक्ट के माध्यम से। ये ऑब्जेक्टिव थी बेसिकली इस एक्ट की, कि यूरोपियन को फ्रीली जो है वॉक का, एक्टिव जो कहीं भी घूमने का अधिकार प्रोवाइड किया जाए, है ना, एक्सेस दिया जाए भारत को लेकर। तो ये था। अगर वहीं आप रेगुलेटिंग एक्ट की अगर बात कर लीजिए, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था प्यारे बच्चों, इसको रॉयल एसेंट मिला था 18 मई 1773 को। और उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे, उन्होंने इस एक्ट को लाया था, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम था? फ्रेडरिक नॉर्थ या लॉर्ड नॉर्थ, है ना। उस दौरान वैरन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जिनकी जो टेनियर मानी जाती है 1775 से लेकर, माफ कीजिएगा 1772 से लेकर 1785 तक मानी जाती है। बच्चों, इस दौरान आपको मालूम होगा कि एंग्लो मैसूर वॉर का ये टाइम था, है ना, एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम था, हैदर अली टीपू सुल्तान का ये टाइम था, आप सभी को मालूम है। और ये जो एक्ट था, इसको लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की करप्शन को खत्म करना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कंट्रोल करना। वहीं अगर आप पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे, तो ये 1784 में आई थी। इस दौरान ब्रिटेन के इतिहास के सबसे कम उम्र के जो है पीएम जो थे, उनका नाम था विलियम पिट, उनके द्वारा ये जो है कानून लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो कानून आया था, इसका मेन उद्देश्य था लाने का कि 1773 के एक्ट में जो भी कमियां रह गई थी उसको खत्म करके नए सिरे से एक नई कानून लाया जाए इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। जो ये जो पिट्स इंडिया जो एक्ट था बच्चों, पिट्स इंडिया एक्ट, इसको जो रॉयल एसेंट मिला था ब्रिटेन के पार्लियामेंट से, वो मिला था 13 अगस्त 1784 को मिला था, 1784 को मिला था। और अगला जो हमारा है 1793 का जो एक्ट, इसको जो रॉयल एसेंट मिला था वो मिला था आपको 7 अगस्त 1793 को, इसको रॉयल एसेंट मिला था इस एक्ट को। जब ये एक्ट लाया गया था, उस दौरान भारत के जो बंगाल में जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 तक ये रहे थे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल के पद से त्याग करते हैं। देन आफ्टर सर जॉन शोर बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल,
राइट। अच्छा, ये वो टाइम है जिसमें थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का टाइम है, वो चल रहा है इस दौरान, आपको मालूम होना चाहिए। और टीपू सुल्तान इस समय कौन बने हैं, राजा बने हैं, है ना, मैसूर किंगडम के। और टीपू सुल्तान ने उस दौरान जो है चिक्का कृष्णराज वाडेयर जो थर्ड थे, वो राजा बनने वाले थे, तो उनको हटा करके वो खुद राजा बन गए थे। उसके पीछे एक लंबी कहानी है मैसूर किंगडम की, वाडेयर डायनेस्टी की, उसके बारे में आप हिस्ट्री वाले सर आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन 2022 में आया था, 2022 में आया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो था 1919 एक्ट को लेकर था। 1919 एक्ट को लेकर था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू, जिसको हम डायरकी भी कहते हैं, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट। यानी जो भी यहां पर सब्जेक्ट्स दी हैं, ये सब्जेक्ट में से कौन सी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जो रिजर्व लिस्ट के अंतर्गत आती थी, रिजर्व सब्जेक्ट के अंतर्गत आती थी। पहला हमारा जो ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, दूसरा बोल रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज की बात हो रही है, तीसरा बोल रहा है लैंड रेवेन्यू यानी लैंड टैक्स, फोर्थ बोल रहा है पुलिस। बोल रहा है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन को आप चूज कीजिए, है ना। देखिए अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, आप ये पाएंगे कि अगर आप इसको यहां पर सॉल्व करोगे ना, आपको इतना मालूम होगा कि 1919 का जो एक्ट आया था, है ना, 1919 का जो एक्ट आया था, तो आप सभी को मालूम है कि इसको रॉयल एसेंट मिला था ब्रिटेन पार्लियामेंट से 23 दिसंबर 1919 को। प्यारे बच्चों, इसका क्या मिला था, रॉयल एसेंट इसको मिला था, और इसको इंडिया में लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था इन द 1921 में इस एक्ट को भारत में लागू किया गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि 1919 के इस एक्ट के माध्यम से, है ना, इसको इस दौरान डायरकी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी मतलब द्वैध शासन, जो मैं अभी तुरंत थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहा था कि जो प्रोविंशियल लिस्ट था जिसमें सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार था, तो प्रोविंशियल जो लिस्ट थी इसके दो हिस्से बांटे गए थे, एक रिजर्व और एक ट्रांसफर्ड था। ये जो डायरकी वर्ड है ना, इस डायरकी वर्ड के फादर जानते हो कौन माने जाते हैं, इस डायरकी कंसेप्ट के फादर, उनका नाम है, आपको मालूम है क्या है, डायरकी जो है उनका नाम है लियोनल कुर्टिस, उनका नाम है ना। तो सर लियोनिल कुर्टिस, इनको फादर माना जाता है डायरकी कंसेप्ट का, याद कर लीजिएगा। तो ये डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था, और डायरकी जो इंट्रोड्यूस किया गया था, अच्छा एक चीज और आपको बता दूं कि जो ये आया था, ये जो 1990 का एक्ट, उस दौरान ब्रिटेन के जो पीएम थे जॉर्ज, लॉर्ड जॉर्ज के द्वारा ये कानून लाया गया था, है ना। तो जो ब्रिटेन के पीएम थे जिनका नाम था डेविड लियोर्ड जॉर्ज, उनके द्वारा लाया गया था। आपको ये बता दूं कि जो उस दौरान जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था, याद रखना ये कि प्रोविंशियल जो आपका लिस्ट था जिसमें सिर्फ जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार था, जिसमें ट्रांसफर्ड और रिजर्व आता था। यहां पे बोल रहा है कि सर रिजर्व में कौन आता था, तो रिजर्व में आपका आता था 1, 3 और 4, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आता था, लैंड रेवेन्यू आता था, पुलिस आता था। कहने का मतलब है जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उसको रिजर्व लिस्ट में रखा गया था, जिसमें सिर्फ गवर्नर कानून बना सकता था, और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था जिसमें सिर्फ इंडियन मेंबर्स ही कानून बना सकते थे, है ना, इंडियन मेंबर्स बना सकते थे। और उसमें बहुत फालतू बिना मतलब का, जिसका कोई पावरलेस जो सब्जेक्ट थी, जहां पर कोई बड़ा रोल नहीं प्ले कर सकते थे इंडियन जो है इंडियन मेंबर्स इंडियन कंटेक्स्ट में, वैसी सब्जेक्ट को इसमें डाला गया था। जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डाला गया था, सेल्फ गवर्नमेंट को डाला गया था, है ना, जैसे पब्लिक वर्क्स को डाला गया था, सैनिटेशन को डाला गया था, पब्लिक वर्क्स को डाला गया था कि कोई समाज सेवा का काम कीजिए, सैनिटेशन का काम डाला गया, है ना, सैनिटेशन का काम डाला गया, ठीक है, सैनिटेशन का काम डाला गया था। इसके बाद एक आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल रिसर्च को डाला गया था, कंपनी को, नई कंपनी के फॉर्मेशन को लेकर इसमें बातें की गई थी। तो फालतू का जो है पावर दिया गया था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। तो अगर हमारा सेकंड नहीं है, 1, 3, 4 है, तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे करेक्ट चूज करने के लिए बोला था थर्ड में। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, यहां पर जो रिजर्व सब्जेक्ट था ना बच्चों, रिजर्व्ड सब्जेक्ट में जानते हो क्या क्या डाला गया था, रिजर्व्ड सब्जेक्ट में था एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ये तो था ही। इसके बाद प्रेस को डाला गया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं वो ब्रिटिशर्स अपने हाथ में रखे थे। रिवेन्यू को डाला गया था, टैक्स कलेक्शन को, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो कानून बनाने का अधिकार है उसको इन्होंने अपने हाथ में रखा था।
कोई भी वाटर, एग्रीकल्चर लोन, पुलिस, प्रिजन से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार इन्होंने अपने हाथ में रखा था। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि भाई इसमें हमारा राइट आंसर क्या है। अच्छा, ये जो डायरेक्टरी जो 1919 में जो इंट्रोड्यूस किया गया है ना, 1919 एक्ट के माध्यम से, इस डायरेक्टरी को 1935 में प्रोविंसेस से खत्म करके इसको सेंटर में लागू कर दिया गया था, फेडरल लिस्ट के अंतर्गत इसको डाला गया था। मजे की बात है कि जब ये एक्ट लाई गई थी उस दौरान आपको मालूम है इस एक्ट को मोंटेगू चेम्सफोर्ड अवार्ड भी कहा जाता है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। द रीजन बिहाइंड दिस कि जो एडविन चार्ल्स मोंटेगू थे, है ना, वो क्या थे हमारे इस दौरान के, है ना, तो एडविगी जो, अच्छा एक मजे की बात बताऊं कि ये वाला जो क्वेश्चन है 1919 का एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1919 के एक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आता है। तो एडविन चार्ल्स मोंटेगू को हमारे देश के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम। तो इन दोनों ने प्लान करके इस एक्ट को डॉक्यूमेंटेड किया था और इन्हीं के नाम पर इस एक्ट को मोंटेगू चैम्सफोर्ड अवार्ड भी कहा जाता है, मोंटेगू चैम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कह रहा है कि द मोंटेगू चैम्सफोर्ड जो रिफॉर्म है ना 1919, इसने क्या रेकमेंड किया, सभी भारत में रहने वाली सभी जो महिलाएं जो 21 साल से ऊपर की हैं, जिनका एज 21 साल कंप्लीट हो चुका है, उनको वोट देने का अधिकार दिया था। तो पहले तो ये बता दूं कि ये स्टेटमेंट यहां पे बोल रहा है कि आपको सही चूज करना है। पहला स्टेटमेंट हमने देख लिया। दूसरा कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वीमेन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर, राइट, लेजिस्लेचर। अब ये दो स्टेटमेंट हमारे पास है, कह रहा है कि आप इसमें से सही चूज कीजिए, है ना, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड नीदर वन नॉर टू। नाउ यहां पे आप इस पूरे स्टेटमेंट को जब आप देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि भाई इसका जो राइट आंसर होगा उस पर तो पहले डिस्कशन किया जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब कैसे गलत है समझिए इस बात को। तो जो 1919 का जो एक्ट आया था इसके अनुसार आपको बता दूं कि इसने सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था, लिमिटेड नंबर ऑफ वीमेन को वोट देने का अधिकार दिया था। और ये जो लिमिटेड वीमेन थी भारत की, ये अमीर महिलाएं थी। ये लिमिटेड वीमेन जिनको सिर्फ वोट देने का अधिकार दिया गया था, वो कैसे चूज की जाती थी, तो चूज की जाती थी कि उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, अगर अमीर हैं, खूब पढ़ी लिखी हैं, तभी उनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। तो सभी महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। तो ये ऑल है ना, ये गलत है। कुछ ही लिमिटेड वीमेन को मिला था ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, देयर एजुकेशन लेवल, है ना, उस बिहाफ पर इनको वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा गलत। दूसरा कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गिव वुमेन रिजर्व सीट। रिजर्व सीट नहीं दिया गया था, इनको मिला था सेपरेट इलेक्टोरेट का पावर, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट का इनको पावर मिला था, ठीक है। और मजे की बात है कि उस समय डिप्रेस्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का पावर दिया गया था कि महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ महिला ही खड़ी होगी उनके तरफ से। और महिलाओं के लिए क्या होगा, जैसे मुस्लिम को लेकर था ना सेपरेट इलेक्टोरेट, वैसे वीमेन को भी लेकर जबरदस्ती जो है ब्रिटिशर्स ने 1935 एक्ट के माध्यम से वीमेन को और डिप्रेस्ड क्लास को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। ऑल्दो वीमेन ने कभी डिमांड नहीं किया था सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दी जाए। तो यहां पर ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती वीमेन को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे, है ना। आज हमने 4 क्वेश्चन देखा, 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस आई हैं पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर से रिलेटेड, उसको देखा। हम लोग अभी ये भी देखेंगे कि भाई 2020 में यानी 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 और 2015 में कौन कौन सी ऐसी क्वेश्चंस है जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको भी डिस्कस कर लेंगे, बाकी अगले चैप्टर पे चलेंगे। नाउ बिलीव मी स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स। तो इस वीडियो को देखते रहिए और जो भी आपको कोई अगर फीडबैक देना हो, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप पुट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।